हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसा कुछ फॉर्मूला, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते होंगे और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के ये भी बात करेंगे कि ए क्रॉस आई जीरो हो जाता है और आई क्रॉस जे हो जाता है के कैप। इनके बारे में बात करेंगे। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक के देखें, सारा वीडियो कंप्लीट देखें, आपको सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। जाए कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो वेक्टर करते हैं, हमको दो वेक्टर है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे या तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या करता है, वेक्टर आंसर देता है, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो इसका स्केलर आंसर देता है। अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और इसी से मिलता जुलता मेरे पास ये बी वेक्टर है, मुझे क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता होगा। तो हमको ये पता है कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब जब यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट लगा है तो यहाँ साइन का इस्तेमाल होता है, तो साइन थीटा। और जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि जब हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, तो इसी के लिए हम लोग एक डायरेक्शन देंगे एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है इसके बारे में बात की जाए तो इसको हम ऐसे निकालते हैं कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एन कैप। वी यूज राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि ए के डायरेक्शन में आप फिंगर रखो और बी के डायरेक्शन में इसको कर्ल करो। ए के डायरेक्शन में फिंगर रखा, बी के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल किया, और जो अंगूठा जो हमारा थंब है जो साइड जाएगा उस साइड में हमको ये एन कैप मिलेगा। और ये एन कैप क्या है, बड़ी सिंपल बात है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, एन वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ, ये जो दो आजू बाजू बार या लाइन खींचते हैं इसका कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बनता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। चलो अब थोड़ी सी बात समझ में आई कि ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया। पहली चीज, ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसको हम लोग एक तरीके से देखते हैं, वो तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। ये समझो कि अगर मैंने आपको ए वेक्टर दिया, ए वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये ए वेक्टर है। और मैंने बी वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अगर ये दो वेक्टर मेरे पास दे रखे हैं तो और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं फॉर्मूला अपना ये वाला लगाऊंगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा मेरे पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अच्छा, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एंगल थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है। वैसे तो ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक, अगर ऐसा होता है, अच्छा हम क्या करते हैं, सीधा इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की या फिर एक डायरेक्ट वाली इसकी सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो बताते हैं। वो ये है कि अगर हमको ए मॉड दे रखा है क्वेश्चन में, और ए मॉड कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अगर ए वेक्टर दे रखा है तो मॉड जो निकालने का तरीका है वो मॉड को ऐसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू अगर हमको दे रखी है यहाँ पे समझ लो 4, ये मिटा देते हैं, ध्यान से समझो आप ये वीडियो। और ये मॉड ऑफ बी आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 3, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। और इन्होंने एंगल दे दिया अपने को कि एंगल थीटा जो है यहाँ पे, वो थीटा जो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री। शाबाश, इतनी चीज़ दे रखी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और फिर साइन थीटा एन कैप। चलो, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। चलो, इस चीज़ को अगर देखें तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हाफ। तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये जो 6 आया है ये ए
क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जब हम लेंगे तो उसका 6 मिलेगा, 6 मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये जो दो डायरेक्शन होंगी, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन और जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये राइट हैंड थंब रूल क्या देता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात थी ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा इस फॉर्मूले के ऊपर। ऐसी 2-3 चीजें हमको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं कि ए वेक्टर दे रखा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये ए वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर दे रखा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर हमको ये दो वेक्टर दे रखे हैं और अब हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, अगर इसके बीच में एंगल नहीं दिया है हमको, तो हम कैसे इन दोनों वेक्टर से इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे? तो वो ऐसा है, इसके लिए अब हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसको मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ, यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रॉस प्रोडक्ट में सॉल्व करने के लिए। तो जब हम कर रहे होंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमको पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर करेंगे तो एक वेक्टर ही आंसर मिलेगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो, इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है, जो ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, वो ऐसा होता है। ये जो डिटर्मिनेंट का साइन है, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, बस ये तरीका फॉलो करो कि तरीका क्या होता है। यहाँ पे हम लिख रहे होंगे आई कैप, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप है हमारे पास, जे कैप के कैप, ठीक। अब जो पहला वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसके सारे कंपोनेंट जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिखो, और जो बी वेक्टर है उसके सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। जो ए वेक्टर है इसका क्या है? x1 y1 z1, ये हो गया मेरा x1 y1 z1। अगर बी वेक्टर की बात करें तो x2 y2 z2, x2 y2 z2। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये तो समझाने के लिए था, ठीक। अब ये चीज़ सॉल्व कैसे करते हैं ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये आप लिख पा रहे हो और इससे कैसे आगे बढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझो कि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लिखें तो इज इक्वल टू कर रहे होंगे। ये जो आई वेक्टर है इसको पहले जैसा क्या वैसा आई कैप जो है। अब हमको क्या करना है, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बच रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब कैसा कि ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और बीच में एक माइनस का साइन आ रहेगा। हम बात करें तो ये वाला y1 इंटू z2 कर देंगे, बीच में एक माइनस का साइन z1 इंटू y2 कर देंगे। थोड़ा ध्यान से समझो, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं हम लोग। अगर ये आई कैप के जो इतनी चीज बची इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाला इससे, तो ये बचा y1 z2, बीच में बोला था माइनस का साइन, तो बीच में एक माइनस का साइन, और ये हो जाएगा z1 y2, z1 y2। इसको आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, तो आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सर? अब आगे बात समझो कि अब यहाँ पे हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये माइनस साइन क्यों लगा सर, प्लस क्यों लगा? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट का मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसमें नाम देता हूँ कि पहली रो, ये मेरा दूसरा रो, ये तीसरी, और ये भी इसी हिसाब से 1 2 3। अगर मैं बात करूँ इस वाले एलिमेंट का क्या नंबर होगा, ये जे वाले का, तो ये जे वाले का नंबर होगा, जे जो कैप है ये किस पे? रो 1 2, ये 1 2 के ऊपर है, ये 1 2 के ऊपर है। जब हम इसका 1 2 यानी 3, ये हमारा ऑड नंबर आया, ऑड नंबर के लिए हम यहाँ पे माइनस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम देखें कि इस वाले पे प्लस आएगा माइनस आएगा। अगर के कैप की बात करें तो के कैप का हो जाएगा 1 और 3, ये हो जाएगा 1 और 3। अगर 1 प्लस 3 करें तो हमारे पास एक इवन नंबर आएगा, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे? प्लस वाला साइन इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये आ गया इवन नंबर, यानी के कैप वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए हम लोग इवन साइन इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो जे कैप वाला कंपोनेंट है उसके लिए हम वो ऑड नंबर आएगा, उनका सम जो ऑड नंबर आएगा, इसलिए हम उसके लिए माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी ट्रिक अगर कोई जानना चाहता है तो हम मतलब जो मैथ्स में जो होती है वो ये होती है कि ए आई कैप, ए आई जे ऐसे लिखते हैं। आई स्टैंड फॉर कॉलम, आई स्टैंड फॉर रो, एंड जे स्टैंड फॉर द कॉलम। तो अगर हमारे को इसमें प्लस या माइनस साइन आएगा वो निकालने के लिए माइनस ऑफ आई प्लस जे करके इनकी पावर -1 लगाते हैं। अगर इसका आंसर +1 आया, -1 आया, तो उसके हिसाब से ऑड या इवन के हिसाब से हम ये चीज़ें देखते हैं। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको। एट तक कंक्लूजन ये है कि ये जो जे वाला है, जो ये वाला जो आपको डायमंड दिख रहा है, ये वाले डायमंड के सारे जो साइन होंगे वो नेगेटिव होंगे, और उनके छोड़ के जो कॉर्नर वाले एलिमेंट है उनके जो साइन होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा सेंटर में। तो ये माइनस वाली बात कर ली जे कैप के लिए, तो यहाँ पे आ गया जे कैप। फिर जो एलिमेंट बच गए इसको हटाओ,
एलिमेंट बच गए मतलब अब ये जो जे कैप है इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ दो तो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। अब ये जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है x1 इंटू Z1, बीच में माइनस का साइन, x2 इंटू Y2, एक बार यहाँ पे ऐसे ही डॉट ये वाला डॉट, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी x1 Z2 बीच में माइनस का साइन सर और फिर इसमें Z1 इंटू x2, Z1 इंटू x2। इतनी बात और समझ में आई। अब यहाँ पे जब k कैप लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो ये प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन और जो k कैप का मैग्नीट्यूड है वो k कैप है। इस वाले कॉलम को इस वाले रो को छोड़ो, जो एलिमेंट बच रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब जो एलिमेंट बच रहे हैं वो x1 y2 है और y1 x2 है। इनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करके लिखेंगे तो ये मिलेगा x1 y2 बीच में माइनस का साइन लगता है और ये y1 इंटू x2, y1 इंटू x2। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए, यही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। सबसे मेजर चीज जो अटकती है वो यहीं पे है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपसे सारे वेक्टर के सवाल बन जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे निकालना है। जो आई कैप है इसको यहाँ छोड़ के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दो, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये डायमंड वाली जगह पे रखा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस चलेगा। अगर उस रो के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं तो इस रो के अलॉन्ग सॉल्व करें तो सिर्फ इसके पास माइनस आएगा तो इसके पास माइनस आया। इस रो के अलॉन्ग सॉल्व करते हम तो हमारे लिए x1 को सिर्फ माइनस लिखना पड़ता था, लेकिन अगर हम पहले रो के अलॉन्ग सॉल्व करें तो यही होता है और यही हम लोग ज़्यादातर सॉल्व भी करते हैं। अच्छा सर ये जो आंसर आया ये स्केलर है वेक्टर है? ये आंसर वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। ये अगर ये वेक्टर 3 चीज लिखी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात तो हमारे समझ में आती है। क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे। कि अब हमको ए कैप दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप और बी वेक्टर दे रखा है 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं। अब हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। बोला है क्वेश्चन में फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये चीज़ कैसे सॉल्व होंगी, ये वही पे हमारे लिए ट्रिक लगानी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको सॉल्व करना है। सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन ये है इज इक्वल्स टू मॉड लगाओ। मॉड का मतलब है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। आई कैप यहाँ पे आएगा, जे कैप यहाँ पे आएगा, के कैप पे आएगा। ये तो स्केलेटन हो गया, ये बात हो गई। ये बात हर क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ए वाले जितने कंपोनेंट आ रहे हैं वो यहाँ पे पहले। अच्छा पहले वाला ए क्यों सर बी वाला नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। एक जो स्टार्टिंग में मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो पहले अगर ए है तो पहले ए की लिखे जाएंगे और बाद में बी के लिखे जाएंगे। तो ए वाले कितने हैं 3 4 5 और बी वाले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। बी वाले क्या है 0 -1। अच्छा ये -1 है क्योंकि ये जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है -1 है, तो ये 0 -1 और फिर ये 1। बिल्कुल सही, इसको हटा दो सर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे ध्यान से समझो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप जैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा। जो कोने के ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव और जो डायमंड के अंदर होते हैं उनके साइन नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइन के साथ। अब जो एलिमेंट बच गए इसके रो और इसका कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बच गए उनका हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 × 1 करेंगे हम लोग। 4 × 1 एक बार मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 4 × 1 4 और फिर बीच में एक माइनस का साइन और ये 5 × -1 दैट इज -1। तो ये आएगा -5। 5 × -1 इज इक्वल टू -5। ये हो गया आई कैप की पूरी बात खत्म हो गई। माइनस का साइन लगेगा क्योंकि अब जे कैप आएगा, जे कैप आया यहाँ पे माइनस का साइन लगा। इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छोड़ना है, बाद में जितने एलिमेंट बच रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो 3 × 1 कर देंगे और 4 × 0 कर देंगे हम लोग। तो पहले 3 × 1 किया तो 3 आ गया, बीच में माइनस का साइन, 5 × 0 किया 0 आ गया। बिल्कुल सही, शाबाश वाली बात हो गई। बीच में प्लस का साइन लगेंगे क्योंकि कोने वाले एलिमेंट के लिए के कैप के लिए हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे हमने कैप लगा दिए। अब ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो और जो एलिमेंट बच रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये 3 × -1 होगा तो ये हो जाएगा -3। ये फिर एक माइनस का साइन बीच में लगेगा और 4 × 0 दैट इज 0, तो यहाँ पे आ गया 0। बिल्कुल सिंपल बात है सर। अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 9 आई कैप। इधर देखो 3 - 0 दैट इज 3 और ये बाहर लिखेंगे तो -3 जे कैप। इसकी अगर बात करें तो -3 यहाँ पे -0 है तो -3 - 0 -3 होता है। -3 बाहर आ जाएगा, -3 के कैप। ये हो गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर। ऐसे निकाला जाता है। इसके ऊपर एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही होंगी, फिर हम लोग इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन समझाते हैं। देख लो एक बार ए क्रॉस बी कैसे आया, 9 3 ये कैसे आया, सारी चीज़ एक बार एनालिसिस कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ रहे होंगे इसी के अंदर। एक क्वेश्चन ये दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1 के कैप। बी वेक्टर दे रखा है 4 आई कैप माइनस 0 जे कैप
प्लस 0 के कैप। बढ़िया, ये भी 0 ये भी 0, अच्छा ऊपर भी एक 0 लेना था हमको, ये 0 के कैप है। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से समझो। ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, -1 है, 0 है, 4 है, 0 है और फिर ये भी 0 है। अब देखो कैसी बात करना है यहाँ पे। अच्छा 0 है तो प्लस लिखो या माइनस लिखो, एक ही बात है। ठीक, अगर हम इसका A क्रॉस B कैलकुलेट करें, A क्रॉस B, तो फॉर्मूला वही हमारा जो ढांचा स्केलेटन है वो यही है, I कैप J कैप K कैप, और इधर डिवाइड में इधर वाले इसमें I, इधर वाले पहला जो है, और फिर इधर वाले में ये B वाला हम लिख रहे होंगे। तो A वाले के जो कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, वो है 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0। बढ़िया। अब देखो B वाले के 4 0 0, 4 0 0, इतना भी समझ में आ गया सर? बिल्कुल सही बात है, सिंपल बात है, आसान बात है। तो अब ये बनेगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे समझो। अब पहली बात तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये 0 0 है तो कुछ हमारा 0 बनने वाला है। देखो देखो अभी बता दे, थोड़ा ट्रिक के साथ आ रहे हैं। अगर आई कैप ये है तो इधर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 0 दैट इज 0, इसका भी 0 × 0 करे तो 0। अब बीच में माइनस का साइन, जे कैप ये वाला एक कॉलम छोड़ दो, ये वाली एक रो छोड़ दो, और जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 × 0, ये × 0, ये आ गया 0। अरे सिंपल है ना, ये भी 0 वो भी 0। ठीक, आगे बात करो कि प्लस के कैप। अब क्या होगा सर, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को छोड़ दो, अब जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो ये हो गया 1 × 0 दैट इज 0। फिर से अगर अब बीच में एक माइनस का साइन लगाते हैं हम लोग, फिर ये -1 × 4 करेंगे, -1 × 4 दैट इज -4, तो ये -4। ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ से देखो कि 0 -0 आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, जे कैप में भी 0 से मल्टीप्लाई जे कैप भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा हमारे पास के कैप। क्या ये 0 -4 क्या ये +4 हो जाएगा, और ये +4 हम लिख सकते हैं 4 के कैप आई। देखो ये वाली बात समझी क्या आपके? इससे दो कंक्लूजन क्या मिल रहे हैं। एक तो ये कि अगर हमारे पास जे कंपोनेंट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, के कंपोनेंट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, कि जेड वाला जो कंपोनेंट है वो 0 0 है, तो हम ये कहेंगे कि जब आप A क्रॉस B निकालेंगे तो आपको ये के वाले कंपोनेंट मिलेंगे ही नहीं, या फिर के वाले कंपोनेंट ही मिलेंगे, ये दो कंपोनेंट छूट जाएंगे। ये दो कंपोनेंट 0 0 हो जाएंगे क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे, सारी चीज़ खत्म। अब हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ के कैप आएगा। और ये दूसरी चीज़ ये बात हो रही है कि हम इसको प्रूव भी किए थे कि अगर आप A क्रॉस B निकालेंगे कि A वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, B वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, इन दोनों की पूछी से पूछी, टेल से टेल मिलाई गई, तो अब हमको पता चला कि A वेक्टर के डायरेक्शन में हमने हमारी फिंगर्स रखे और इसको कल किए B वेक्टर के डायरेक्शन में। ये ऐसे कल करने में ऊपर वाले डायरेक्शन मिला, यानी ये x, ये वाली अगर I वाली डायरेक्शन है और ये वाली J वाली डायरेक्शन है, मतलब ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। यानी x एक्सिस में रखो, y एक्सिस में कल करो, जो बाहर के डायरेक्शन में मिलेगी वो वही वाला डायरेक्शन होगा हमारा रिजल्टेंट वाला आंसर। तो यहाँ से हम वो प्रूफ कर रहे हैं कि अगर ये सिर्फ हमारा आंसर, ये जो चीज़ हमारे पास दे रखी थी वो सिर्फ x एक्सिस में एक वेक्टर है और एक एक्सिस एक y में, z में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको y एक्सिस में इसका आंसर मिलेगा, और इसलिए ये हमको दूसरे एक्सिस में आंसर मिला। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है सर, अगर मैं कभी आई कैप क्रॉस आई कैप करूँ कि मेरे पास एक A वेक्टर है जिसका वेक्टर दे रखा है A, और दूसरा B वेक्टर है वो भी मेरे पास आई कैप ही है, अगर मैं A क्रॉस B करूँ, अब कैसा होगा? अगर आप इसको डिटरमिनेंट तरीके से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे आई कैप J कैप K कैप, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि I वाला कंपोनेंट 1 है और ये 0 0 है, ये 1 है, फिर ये 0 0 है, फिर इसको सॉल्व कर रहे होंगे डिटरमिनेंट को कि आई कैप यहाँ पे आएगा, फिर ये 0 × 0 0 0 बनेगा, फिर ये -J कैप, फिर यहाँ पे फिर से आपके पास 0 0 बनेंगे, फिर प्लस K कैप, और यहाँ पे फिर से 0 × 0। ये तो एक तरीका होगा समझाने का कि आप डिटरमिनेंट तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप आपके पास 0 आएगा। दूसरा वाला तरीका मैं क्या समझा दूँ बच्चों को, वो समझो कि अगर आई कैप है तो उसका डायरेक्शन ये, अगर एक्स एक्सिस है तो ये आई कैप है आपका, इसी के ऊपर एक और आई कैप है, ये A वेक्टर वाला, ये B वेक्टर वाला। अब सुनो, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं A क्रॉस B वेक्टर का, तो हम लिखते हैं मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। बिल्कुल सही है, लिखते हैं मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड है 1। अरे आई कैप है, आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा अब ये समझो कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं √(x² + y² + z²। तो यहाँ से हम x² का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, और ये 0 स्क्वायर + 0 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर = 1, √1 = 1। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये 1 × 1। अच्छा साइन थीटा के ऊपर ही फोकस करना था। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होंगी, क्योंकि इधर एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये साइन 0 डिग्री, और एन कैप लिखने तो अभी ऐसा कर सकते। तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है सर, बात ही खत्म, बात खत्म। इसका आंसर आ गया 0।
ज़्यादा डीप में ना जाके ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। इससे एक बड़ी वाली इंपॉर्टेंट एनालिसिस आ गई कि अगर कभी आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो मिल गया तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन में हो तो उनको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। थोड़ी सी और बात करते हैं इसी के अंदर। तो इसी के हिसाब से जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी के हिसाब से एक और किया जाए कि के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये तो बात नंबर 1 होगी। बात नंबर 2 ये बताओ सर कि आप आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे फिर क्या मिलेगा। अगर मैं आपको इसको वही वाले फॉर्मूले से समझाऊं कि ए क्रॉस बी लेंगे और अगर ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। मॉड ऑफ ए की बात करेंगे तो इसका मॉड 1 है, मॉड ऑफ बी की बात करेंगे तो इसका भी मॉड 1 है। अगर साइन थीटा की बात करें तो आई कैप का मतलब है कि ये वाला वेक्टर एक्स वाले डायरेक्शन में, जे और कैप का मतलब है कि ये वाला वेक्टर वाई डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे साइन 90 डिग्री और एन कैप अभी के लिए जैसा क्या वैसा। तो हमको पता है साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1। तो ये 1 इंटू 1। अब देखो एन कैप मैंने शुरुआत में बताया था, एन कैप कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल का एक बार फिर से बताते हैं कि ये जो आई कैप है इसका मतलब है कि ये एक्स वाली डायरेक्शन में और ये जो जे कैप है इसका मतलब है कि ये वाई वाली डायरेक्शन में। हमको हमारी फिंगर्स रखना है एक्स एक्सिस में, इसको कर्ल करना है वाई एक्सिस में और जो डायरेक्शन हमको मिलेगी वही डायरेक्शन किसकी होंगी, आंसर की होंगी, ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की। तो जब हमने ऐसा वाली प्रोसेस की है तो हमको पता चला कि जो एन कैप आया है वो के कैप में आ गया और के कैप का मतलब है कि ये जेड एक्सिस में आ गया। इसका आंसर सीधा सीधा के कैप लिख दो। तो ये आई कैप क्रॉस जे कैप हमारे पास आ गया के कैप। सिंपल है। बट सर एक बार इसी का अगर एक्सटेंशन करें तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा ये उल्टा लिख दिया, अभी सीधा सीधे बताते हैं। अगर जे कैप क्रॉस आई कैप लिखना है मैंने यहाँ पे, आई कैप पहले, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उल्टा लिख दिया, जे कैप क्रॉस के कैप। अगर जे क्रॉस के की है तो ये वाला जो है, जो ये बाहर जो है ये हो जाएगा जे एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस, और जो सामने की ओर निकल रही है वो, तो सामने जो इस वाले एक्सिस में हम थंब रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे। तो अच्छा इस वाले एक्सिस में हम लोग हमारी फिंगर्स रखेंगे वाई एक्सिस में और इसको कर्ल करेंगे बाहर साइड जो वाई एक्सिस जेड एक्सिस निकल रही है उसके डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन मिलेगी, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस रहेंगी और एक्स एक्सिस के हिसाब से इसका बनेगा आई कैप। और इसी के थ्रू हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप। इतनी बात और समझ में आ गई। अब देखो मैं तीसरी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान से यहाँ पे बात करें, यहाँ कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसका उल्टा करो कि जे कैप क्रॉस आई कैप करो, जे कैप क्रॉस आई कैप करो। अब क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई करेंगे। सर उल्टा कर रहे हैं, मतलब सब वही मैग्नीट्यूड 1 ही है। अब क्या है कि जे में हाथ रखो, कि अब जे में ये वाई एक्सिस में हाथ रखो और इसको कर्ल करो एक्स एक्सिस में, इसको कर्ल करो एक्स एक्सिस में, इसको कर्ल करो एक्स एक्सिस में। जो आंसर हमको बाहर मिल रहा होगा, पहले बाहर मिल रहा था, अब हमको वाई एक्सिस में जब हम फिंगर रखेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर है तो ये इसमें मैंने डायरेक्शन वाई ऊपर रख दिया। अब मुझे कर्ल करना है इसको एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में रखो और वाई एक्स एक्सिस में कर्ल करो। अंदर वाली डायरेक्शन मिल रही है, अंदर मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, तो नेगेटिव के कैप यहाँ चढ़ जाएगा। इसी का अगर एक और एक्सटेंशन लिखें कि हम लिख रहे होंगे, इसी को उल्टा करके लिख देते हैं कि के कैप क्रॉस जे कैप, इसका मिलेगा माइनस आई कैप। इसका उल्टा जस्ट इसका अगर उल्टा कर दिए तो आई कैप क्रॉस के कैप करे तो फिर माइनस जे कैप। इतनी बात और समझ में आई। मतलब दूसरा एनालिसिस ये मिला सर। पहला एनालिसिस से पॉइंट नंबर 2 ये समझो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हमको बनाना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, तो हमको इसका एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। हाई क्या बात समझ में, इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये, शायद लास्ट एनालिसिस था हमारा। क्लियर है इतना सारा सब कुछ, ठीक। एक दो इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करो। अब ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। ट्रिक यहाँ पे छोटे से इसमें यहाँ डिस्कस करते हैं। वो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ये बोलती है कि अगर आप आई जे कैप और के कैप यहाँ लिखें, तो आप अगर आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको के मिलेगा। अगर आप
आई को जे से कर रहे हैं तो के मिलेगा, अगर जे को के से कर रहे हैं तो फिर आई मिलेगा, और अगर के को आई से मिल रहा है तो फिर जे मिलेगा। मतलब इन दोनों का करेंगे तो हमको ये मिलेगा, अगर इन दोनों का करें तो हमको ये मिलेगा। खैर कन्फ्यूज़न हो गया। आओ फिर से, आई कैप यहाँ पे, जे कैप यहाँ पे, के कैप यहाँ पे। आई को जे से करेंगे तो के मिलेगा, जे को के से करेंगे आई मिलेगा, के को आई से करेंगे तो जे मिलेगा। ये बात होगी जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर मैंने कभी मैंने जे को जे क्रॉस आई कैप कर दिया तो अरे तो उल्टा हो गया सर, अब हमको यहाँ पे माइनस के कैप लगाना पड़ेगा, ये माइनस में लगेगा। अगर इसी का ये वाला उल्टा चला तो कि मैंने आई कैप क्रॉस के कैप किया तो फिर मुझे माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा। और एक ये वाला उल्टा किया कि मैंने कभी जे कैप के कैप क्रॉस जे कैप किया तो फिर मेरे को मिलेगा माइनस आई कैप। बस इतनी ट्रिक थी समझने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा पूरा हो गया है। एक दो क्वेश्चन भी जो हमने प्रैक्टिस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एनालिसिस मैंने आपको बताई वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी एक्सिस का ध्यान रखो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, क्योंकि मैंने पूरा एकदम जीरो से लेकर स्क्रैच तक के आपको बताया है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है। ये वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो आप एक इसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो है, शायद 20-30 मिनट का बन गया होगा ये। इसको हम लोग कैसे एडिट करके जब आपके जाएंगे और आप प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एडिटिंग करते वक्त मैं आपको दे दूंगा। आप लोग उसके क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस, ताकि आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूरा बने। क्रॉस प्रोडक्ट 11th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स के परस्पेक्टिव से। और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है उनको लोग तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नीट वाले स्टूडेंट है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए 11th क्लास में वो जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है या फिर एक दो जगह फोर्स निकालना पड़ता है, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी काम में आ जाती है। इसलिए मैंने ये वेक्टर वाला वीडियो शूट करके आपको बताया। बाकी ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ने वाला समय आ गया है, अच्छे से लग के पढ़ो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।